दो साल के अंदर। सवाल मैं बहुत बड़ा है दिल्ली के जैसे, लेकिन अगर बिहार में जैसे आपने आपका 2-3 इंटरव्यू में काफी दिनों से देखा था, आदमी का भी मैंने आपका इंटरव्यू देखा जिसमें आपने कहा कि माफियाओं से हमारी दूरी रहेगी। क्या ये गारंटी है कि माफियाओं से दूरी आपकी आज के बाद क्या बात लगातार बनी रहेगी? क्या हो सकता है कि वो लोग आपके साथ मंच पर साझा करें, शेयर मंच भी आपके साथ साझा करें? पार्टी के साथ तो हम खड़े नहीं हो सकते हैं, हमारी बाध्यता है, लेकिन आप सभी जानते हैं कि चुनावी प्रक्रिया में सबसे अहम भूमिका हम शिक्षकों की होती है। आपके इस अभियान में बिहार को जिन ऊंचाइयों तक आप ले जाना चाहते हैं, एक नई दिशा देना चाहते हैं, इसमें आपके इस अभियान में हमारी भागीदारी क्या हो सकती है, मैं ये आपसे जानना चाहूँगा। हमारी सीमाओं को देखते हुए, और अपनी सीमाओं को मैं यही जानता हूँ कि जैसे राम सेतु निर्माण में गिलहरियों की भूमिका थी, हमारी सीमा वही है। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे होंगे? मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। और आज प्रशांत जी आरा डिस्ट्रिक्ट में आने वाले हैं। ये जो आप विवाह भवन देख रहे हैं, इसमें जो है पूरा सज रहा है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। और आरा डिस्ट्रिक्ट के कोने कोने से लोग आए हुए हैं प्रशांत किशोर जी को देखने के लिए, उनकी बातों को समझने के लिए। जो लोग संगठन में जुड़ गए हैं वो लोग भी आए हैं और काफ़ी उत्सुकता से सज रहा है, तैयारी कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है। और मैं बता दूं दोस्तों, मैं फ़र्स्ट टाइम आरा डिस्ट्रिक्ट में आया हूं और काफ़ी अच्छा लग रहा है। और चलिए दिखाते हैं, बहुत सारी चीज़ों को लुक दिखाते हैं कैसा सज रहा है और काफ़ी अच्छा लगेगा। और देखिए दोस्तों, ये कितना अच्छा लुक आपको दिखा रहे हैं। ये बाहर का लुक है और कुछ ही देर के बाद प्रशांत जी यहाँ पर आने वाले हैं और काफ़ी अच्छा इसको डिज़ाइन किया गया है। और चलिए दिखाते हैं आपको अंदर, और काफ़ी अच्छा लगेगा। देखिए दोस्तों, और देखिए दोस्तों, यहाँ पर गाड़ियाँ लगी हुई है और काफ़ी उत्साह है। दूसरी बात, बिहार में आपने कहा कि 40 जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। आपने ये बात कल भी कही थी और आज भी कई मीटिंग में आपने कही कि जितनी जितनी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। आपने मुसलमानों को, महिलाओं को, सबको दावा किया कि हम इतना सीट उसको देंगे जहां को जितने लायक है उस हिसाब से देंगे। अच्छी बात है, लेकिन अगर बिहार में जैसे 223 सीट है, 112 सीट सरकार बनाने के लिए चाहिए, अगर किसी पार्टी को एनडीए और इंडिया दोनों को 20 सीट कम आ जाए और वो 20 सीट आपके पास रहे, आप किधर जाएंगे? ये सवाल मेरा सबसे महत्वपूर्ण है। जब एनडीए की ओर जाएंगे, जब इंडिया की ओर जाएंगे, क्योंकि आपने जब से 2010 से आप एज रणनीतिकार जब से काम शुरू किया है, मैं आपका प्रोफाइल देख रहा था, आपका मैक्सिमम काम भाजपा के साथ रहा है। अच्छी बात है, वो आपने प्रोफेशनलिज्म के साथ काम किया, लेकिन बाद में यही प्रोफेशनलिज्म अगर फिर आपको पार्टी बनाने के समय, दल सरकार बनाने के समय फिर कोई बड़ा ऑफर मिलता है, तो क्या आप किसी एक खास पार्टी की ओर, या तो इंडिया की ओर या एनडीए की ओर आप नहीं जाएंगे? इसकी क्या गारंटी है? क्योंकि हम लोग बहुत उम्मीद के साथ आपके पास आए हुए हैं। यहाँ जितने लोग हैं सब प्रबुद्ध हैं और बहुत उम्मीद के साथ आपके पास आए हुए हैं। धन्यवाद। माननीय हम लोग के बीच में उपस्थित जन स्वराज के पार्टी का ये संगठन के लिए निर्माण करता, और हमको लग रहा है कि जितने हम लोग यहाँ उपस्थित हुए, चाहे वो डॉक्टर हैं, शिक्षक हैं, वकील हैं, मतलब जितने प्रबुद्ध लोग हैं और किसी भी पार्टी के भी अगर हैं, तो निश्चित न अपने पार्टी से या किसी न किसी कारण से व्यथित है या कष्ट में है, और कष्ट के कारण ही यहाँ पर सारे लोग उपस्थित हैं। ऐसा उम्मीद है, एक आशा की किरण आप लोग देख रहा है कि आप सबके कष्टों के निराकरण करने में
समर्थ होंगे, ऐसा महसूस हुआ होगा, तब यहाँ पर सारे लोग उपस्थित हैं, ऐसा लगता है। क्योंकि आपके पास मेरा सवाल है कि आपके पास सभी दलों का अनुभव होगा, एक दो दल को छोड़ करके हमको लग रहा है कि सभी संगठनों से आपका लगाव रहा है और कहीं ना कहीं आप उसको आगे बढ़ाने में, जहां हम लोग सुने हैं, देखे नहीं है, सुने हैं सभी संगठनों को बढ़ाने में या पार्टियों में भी। हम चूंकि शिक्षक हैं, पहले प्रतिनिधि भी एक रहे थे मुखिया तक। मेरा नाम हरिश्चंद्र शाह है, रामपुर चमलपुर थाना शाहपुर जिला भोजपुर के निवासी, अभी आरा में ही रहता। ये परिचय इसलिए देना पड़ा कि हम भूल गए थे। शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि आप लोग समय निकाल कर अपने काम धंधे को छोड़कर कुछ अपना इनकम उनकम का भी नुकसान करके यहाँ आए हैं। आपका धन्यवाद करना तो बनता ही है, लेकिन प्रबुद्धों को लेकर अपने आप को सो कॉल्ड प्रबुद्ध करने वाले लोगों के लिए हमारे मन में कोई बहुत बड़ा सम्मान नहीं है। बिहार में जो बदहाली है, और अभी आपके जो मैंने सवाल सुने, सम्मान नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी बात सुनेंगे नहीं, उसका जवाब नहीं देंगे। हर शहर में, हर जिले में हम ये प्रबुद्धों के साथ संवाद करते हैं। इतना आप सवाल पूछे हैं, बिहार की दुर्दशा है क्यों? बिहार की इस दुर्दशा पर और आपके सवाल पर आज से सदियों पहले ग्रीस के एक बहुत बड़े दार्शनिक थे प्लेटो, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई, इफ यू डू नॉट पार्टिसिपेट इन डेमोक्रेसी बी रेडी टू बी रूल्ड बाय योर इंफीरियर्स। तो यहाँ का जो बिहार, मतलब अगर आप राजनीति में भागीदार नहीं बनिएगा तो इस बात के लिए तैयार रहिए कि कोई मूर्ख आदमी राजा बनकर आप पर शासन करेगा। तो मैंने कहा कि प्रबुद्धों के लिए हमारे मन में सम्मान नहीं है, तो इसीलिए कहा कि बिहार में ये दुर्दशा इसलिए है कि प्रबुद्ध लोग पिछले कई वर्षों से, दशकों से सिर्फ सवाल कर रहे हैं, कर कुछ नहीं रहे, कर कुछ नहीं रहे। आप काहे प्रशांत किशोर का इंतजार कर रहे थे? इतना भारी भारी सवाल कर रहे हैं। भैया शिक्षा कैसे सुधरेगा? भैया जाति से कैसे निपटेंगे? भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा? आपकी दुर्दशा ये है कि आप तो वोट देने भी आधे से ज्यादा लोग नहीं जाते। हम नहीं तो आ रहे। ये इलेक्शन कमीशन का आंकड़ा उठाकर देख लीजिए, बिहार में वोटिंग परसेंटेज एवरेज है 55%। दूसरे जो आगे विकसित राज्य हैं, बिहार से कम आगे हैं, वहां 70, 75, 80% वोट होता है। लेकिन सो कॉल्ड प्रबुद्ध लोग जो शहरों में ज्यादातर रहते हैं, वहां वोटिंग परसेंटेज है 35%, 40%। तो ये आपके भागीदारी का आलम है। लेकिन इस भागीदारी के बावजूद आपका सवाल बहुत, भाई आप प्रबुद्ध हैं, सवाल पूछने का आपको हक है और हम लोग को खड़ा होकर जवाब देना ही चाहिए। आप यहाँ खड़ा होकर पूछ रहे हैं कि आप पर कैसे भरोसा करें? बात तो ठीक है, कैसे भरोसा कीजिएगा? तो भाई जिस पर भरोसा है उसी के साथ रहिए। एक दवाई है जो एक्सपायर्ड है, लिखा हुआ है एक्सपायर्ड इन मार्च 2024, और एक कोई आपको बता रहा है कि एक दवा नई आई है, अभी ट्रायल में है। अगर आप अनुमति दीजिए तो हम आपके बच्चे पर प्रयास करते हैं, लग भी सकता है, उल्टा भी पड़ सकता है। अब आप जितने प्रबुद्ध लोग हैं ये बताइए कि अपने बच्चे को एक्सपायर्ड दवा खिलाइएगा कि ट्रायल वाला खिलाइएगा? इतने प्रबुद्ध हैं और सवाल पूछ रहे हैं कि भैया हमको ठगिएगा नहीं, आप पर कैसे भरोसा करें? देखिए आपके प्रबुद्धता का आलम। अगर हमको आपको ठगना है तो हम इतना बेवकूफ हैं कि आपको कहेंगे कि ठगेंगे? इस सवाल का कोई मतलब है कि भैया हमको धोखा तो नहीं ना दीजिएगा?
भाई हिंदी में शब्द है विश्वासघात। विश्वास पहले है तब घात होगा। बिना जब जिस पर आपने विश्वास किया ही नहीं वो घात करेगा कैसे? आप कह रहे हैं भैया हमको धोखा तो नहीं दीजिएगा। ये कौन कहता है कि हम धोखा देंगे? वो कहने का ना उस सवाल का मतलब है ना मेरे जवाब का कोई अर्थ है। आपको हम पर भरोसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपको भरोसा अपनी विद्वता पर करना है, अपने अनुभव पर करना है, अपनी परेशानियों के जो समाधान आपको दिखते हैं उस पर करना है। अगर कुछ प्रयास हो रहा है तो उसमें जुड़े कि न जुड़े ये आपका सवाल होना चाहिए। धोखा देगा कि नहीं? अरे भाई तुम पहले से खत्म हो, पहले से आपने सबको ट्रायल करके देख लिया। आप लोग कहे, किसी ने कहा कि आम आदमी पार्टी के साथ एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, कहीं आप वैसा तो नहीं होइएगा। एक सज्जन ने उठ के कहा कि हमको तो अच्छा लग रहा था, आप आंदोलन कर रहे थे, अब तो आप सत्ता की ओर जाने लगे। कुछ लोग ये कह रहा है भैया कितना दिन पैदल चलिएगा, जल्दी दल बनाइए, जल्दी चुनाव लड़िए, ना लड़िएगा तो सुधरेगा कैसे? ये बात अच्छा अच्छा बोल रहे हैं लेकिन इससे सुधार थोड़े होगा, चुनाव कैसे जीतिएगा? मेरे भाई ये जितना सवाल आप कर रहे हैं, प्रशांत किशोर का जन सुराज में आंदोलनों में कोई यकीन नहीं है। जन सुराज आंदोलन नहीं है। लोग हमको कहता है जेपी के आंदोलन से नहीं सुधरा बिहार तो आपसे कैसे सुधरेगा? अन्ना के आंदोलन से नहीं सुधरा तो आपसे कैसे सुधरेगा? हम आपको बता रहे हैं आंदोलनों में मेरा कोई यकीन नहीं है। आप सब प्रबुद्ध जन हैं, जाकर पढ़िए, आपको पता चलेगा कि मानव सभ्यता के इतिहास में, बिहार में नहीं, देश में नहीं, दुनिया में मानव सभ्यता के इतिहास में अगर फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांस की क्रांति को अपवाद के तौर पर हटा दीजिए तो आज तक दुनिया में किसी भी आंदोलन से समाज का सृजन नहीं किया गया है। आंदोलन सृजन का हथियार नहीं है। आपको ऐसे लगता है कि कोई प्रयास मतलब आंदोलन। आंदोलन वो तेज हथियार है जिससे आप बड़े से बड़े वृक्ष को काट सकते हैं। आप उससे सत्ता में बैठे लोगों को हटा सकते हैं, सल्तनत को पलट सकते हैं, उससे नए समाज का सृजन नहीं कर सकते। जेपी का आंदोलन, उसकी ताकत, उसमें आंच इतनी थी कि उस समय की सरकार इंदिरा जी की सत्ता को हटा दिया गया। लेकिन जेपी के आंदोलन में बिहार या देश के समाज के सृजन को लेकर कहीं कोई ब्लूप्रिंट नहीं दिया गया। यहाँ पर जेपी आंदोलन से जुड़े हुए लोगों से भी मैं दावा के साथ कह रहा हूं, जेपी ने बिहार के समाज के सृजन का कोई प्रोग्राम नहीं बनाया। कुछ लोग ये भी कहता है उसी आंदोलन से लोग निकले, वही तो बिहार को बर्बाद किया। ये भी गलत बात है। जेपी का आंदोलन हुआ 75, 76, 77 के टाइम। लालू जी पहली बार मुख्यमंत्री बने 1990 में। आंदोलन और लालू जी के मुख्यमंत्री बनने में कम से कम 13 साल का फर्क है। ये कौन दावा कर सकता है कि अगर जेपी जिंदा होते तो लालू जी को ही मुख्यमंत्री बनाते? तो लालू जी गलती, चेला गलती करे तो आप जेपी को दोषी ठहरा रहे हैं। ये कहां का तरीका है? और जन सुराज और आम आदमी पार्टी में कोई सिमिलरिटी नहीं है, कोई सिमिलरिटी नहीं है। जन सुराज जो पूरा प्रयास है ये गांधी, महात्मा गांधी के विचार से प्रेरित है। आजादी से पहले जो गांधी जी ने व्यवस्था बनाई थी ये उससे प्रेरित है। जो लोग भी आजादी की लड़ाई के बारे में पढ़े, देखे, समझे हैं, हम और आप ये जानते हैं उस समय जो कांग्रेस थी, जिसको भी आजादी की लड़ाई में शामिल होना होता था, वो उस जमाने की कांग्रेस में शामिल हो जाता था। उसको लगता था कांग्रेस में शामिल हो गए मतलब आजादी की लड़ाई में शामिल हो गए। जिसकी जो क्षमता थी, कांग्रेस ऐसी व्यवस्था थी उस समय, आज वाली कांग्रेस नहीं, महात्मा गांधी वाली, वो तब ऐसी व्यवस्था थी कि जिसकी जो क्षमता थी, गिलहरी वाली या बंदर वाली, उसको उसके हिसाब से काम करने का अवसर मिलता था। आप और हम पढ़ते हैं कि कोई गांव में प्रभात फेरी निकालता था,
कोई अखबार निकालता था, कोई रेलवे लाइन उखाड़ा, कोई असेंबली में बम फेंक कर आया, कोई अनशन पर बैठा, किसी ने धरना दिया, कोई जेल भरो आंदोलन का हिस्सा हुआ। जिसको भी आजादी के लड़ाई में योगदान देना था वो कांग्रेस की उस व्यवस्था से जुड़कर ऐसा उसको लगता था कि मैं कुछ कर पा रहा हूं। और उस समय की कांग्रेस में ये व्यवस्था थी, हम लोग पढ़ते हैं कि हर साल पूरे देश के लोग एक साथ बैठकर हर साल उस कांग्रेस के नेतृत्व का चुनाव करते थे। आजादी से पहले कांग्रेस में अध्यक्ष के चुनाव का जो कार्यकाल था वो 1 साल 4 महीने था एवरेज। साल भर में नया आदमी चुनाव करके आता था। 1 साल में लोग तय करते थे कि अगले साल पूरे 1 साल आजादी का लड़ाई किन मुद्दों पर लड़ा जाएगा, कौन उसका नेतृत्व करेगा, कौन उसको सपोर्ट करेगा। और ये सतत काम हर साल दर साल किया गया। तो जिसको भी लग रहा है कि जन सुराज में ही कैसे होगा, तो भाई अगर 100 साल पहले बिहार में देश में ये काम किया गया है तो आज क्यों नहीं किया जा सकता है। आप कह रहे हैं कि पढ़ा लिखा आदमी को तो बुझा रहा है, अनपढ़ को कैसे समझाइएगा। ये भी भ्रम मत पालिए। पढ़ा लिखा आदमी बहुत समझदार है, इसका कोई गारंटी नहीं। ये भ्रम है लोगों को। हमको लोग कहता है भैया जन सुराज का हम लोग पढ़ा लिखा आदमी तो समझ लिए हैं, अनपढ़ लोग को बड़ा समझाने में दिक्कत हो रहा है। ये बिल्कुल आपका सिरे से आंकड़ों से इसका कोई इस तथ्य के सपोर्ट में कोई आंकड़ा नहीं। मैं आपको 2 बातें बताऊंगा। जब कांग्रेस का ये लोकतांत्रिक व्यवस्था कांग्रेस की थी तब इस देश में एजुकेशन का स्तर था 18%। मतलब करीब 82% समाज उस समय अनपढ़ और निरक्षर था। जातियों की व्यवस्था भी आज के मुकाबले ज्यादा रही होगी, हिंदू मुसलमान भी थोड़ा ज्यादा ही रहा होगा। वही अनपढ़ समाज, वही जातियों में बटा हुआ समाज अपना बैठकर लोकतांत्रिक तरीके से उसने नेतृत्व किसको चुना? उसने गांधी को चुना, उसने सुभाष चंद्र बोस को चुना, उसने पटेल को चुना, उसने नेहरू को चुना। और आज पेपर पर ही सही हम लोग 80% पढ़े लिखे लोग, हम लोग किसको नेता चुने हैं आप देख लीजिए। अब हम भी देख लें। दूसरा आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता हूं। हम लोग के देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी अपने जीवन में एक ही चुनाव लड़े, बेचारे चुनाव हार गए। अब आदमी कहेगा लगता है वोटर लोग को समझ में नहीं आया होगा। इतने बड़े अर्थशास्त्री जिन्होंने देश की पूरी अर्थव्यवस्था को एक नया धारा, नया रूप दे दिया, वो आदमी चुनाव हार गया साधारण एक बीजेपी के कार्यकर्ता से। अगर मनमोहन सिंह जी झंझारपुर से, भोजपुर से चुनाव लड़ते तो लोग कहता सब जाति के नाम पर वोट दे दिया, लोग पढ़ा लिखा नहीं था, समझ में नहीं आया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मनमोहन सिंह जी ने वो चुनाव लड़ा था दक्षिण दिल्ली से, जो देश का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा और सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति ज्यादा आय वाला लोकसभा क्षेत्र है। ये आपको क्या दिखाता है? पढ़ लिख जाने से आप बहुत समझदार हो गए, इसकी कोई गारंटी नहीं। पढ़ाई लिखाई का बहुत महत्व है, लेकिन इतना ही है कि आप पढ़े लिखे हैं तो किसी भी जानकारी, इंफॉर्मेशन को बेहतर तरीके से प्रोसेस कर सकते हैं, आर्टिकुलेट कर सकते हैं, उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन उसका समझदारी से सीधा सरोकार कुछ नहीं। आप और हम गांव देहात में कहते हैं हमारी दादी पढ़ी लिखी नहीं थी, बहुत समझदार थी। लड़का को पढ़ा लिखा दिए हैं लेकिन एकदम लंपट, समझ में नहीं आ रहा। तो पढ़ाई लिखाई से इसका सीधा कोई सरोकार नहीं। इसलिए अपने आप का पीठ मत थपथपाइए। और यहाँ जो लोग आए हैं, किसी ने कहा आपने अलग अलग दलों के लिए काम किया है। काम तो किया ही है भाई, ये तो ठीक बात है। आपने तो बहुत धीरे से हमसे पूछा कि आप पर भरोसा कैसे करें, आप तो किस किस दल में काम किए हैं। ये क्या भरोसा है कि जीतने के बाद कहाँ जाइएगा। आपने साथ में आकलन भी कर दिया कि हमको 20 आएगा, दूसरे को ज्यादा आएगा। तब आपने कहा किसको चुनोगे, एनडीए को चुनोगे कि इंडिया को चुनोगे। तो पहली जानकारी तो आपकी गलत है कि हमने ज्यादातर समय भाजपा के लिए काम किया है। मैंने भाजपा के लिए जीवन में एक बार काम किया है, 2014 में।
उसके बाद 10 राज्यों में जहां काम किया है वो सब भाजपा के विरोध में ही है। खैर वो महत्व का विषय नहीं है। आप यहां इसलिए नहीं आए हैं कि हम 2 वर्ष से पैदल चल रहे हैं। आप यहां इसलिए आए हैं कि पैदल प्रशांत किशोर चल रहा है, जिसके बारे में आप जानते हैं ये आदमी है बहुत चालाक। कुछ भी हो, इसको चुनाव का राजनीति का समझ तो है। हम पैदल 2 बरस चले, हमारे जगह कोई 20 बरस भी चले तो जितने प्रबुद्ध लोग हैं इसमें एक को आदमी नहीं आएगा। 20 बरस कोई पैदल चलेगा उसको आप सुनने देखने नहीं आइएगा। हम पैदल चलते हैं तो लोग अपना दुकान में घर में बैठ के हंसता है, चल रहे हैं पैदल, क्या होगा बिहार में, कुछ होगा इनके चलने से। तो वहीं बगल में बैठा हुआ आदमी जो हमको जानता है कहता है भाई प्रशांत किशोर है। कहता अच्छा, ये आदमी को तो राजनीति का बहुत समझ है, बहुत समझदार आदमी। अगर कर रहा है तो कुछ सोचिए कि कर रहा हो, तो सोचता है चलो इधर चल के गमछा डाल दे, कल होके कहीं कुछ नया व्यवस्था बिहार में बना दे, हम पीछे छूट जाएंगे। हमको ये भ्रम नहीं है, हमको ये भ्रम नहीं है। आप हमारे चलने से प्रभावित होकर नहीं आए हैं, आप उस प्रशांत किशोर को सुनने आए हैं जिसने 10 बरस में एक भले ही परसेप्शन है कि आदमी सरकार बनाता बिगाड़ता है, तो आप में से आधे से ज्यादा लोग यहाँ आते नहीं। मैं बात ये इसलिए कह रहा हूं कि जिस बात को लेकर आप आलोचना कर रहे हैं, सही बात है, आलोचना होना ही चाहिए कि भाई आप ही तो इस सब दल को बढ़ाए हैं। तो मेरे भाई, मैं किसी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का लड़का नहीं हूं, मेरी काम ही मेरा पहचान है। हम इसी आरा में आकर मैट्रिक का एग्जाम दिए हैं, हमको तो यहाँ कुत्ता भी नहीं पूछा होगा कि कौन हो तुम, और आज भी वो काम नहीं किए होते 10 बरस तो यही आरा के रन्ना मैदान के बगल से गुजर जाएंगे, कोई पूछेगा भी नहीं कि कौन हो भैया तुम। वो काम किए हैं इसीलिए आप यहाँ आए। अब ये आपका ये विचार हो सकता है कि जो काम किए वो आपको अच्छा लगा, किसी को खराब लगा। जो यहाँ भाजपा का समर्थक है उसको 14 का काम अच्छा लगा होगा, बड़ा मजा आया कि भाई मोदी जी को जिता दिए। यहाँ जो भाजपा का विरोधी है वो कहता है भैया बंगाल में आपने कमाल कर दिया। लेकिन आधे लोग हैं जो आप दोनों ओर से हमको गाली देंगे। भाजपा को जिताए तो जो हारा वो गाली देगा, ममता को जिताए तो जो हारा वो गाली देगा। उस काम को हमने 10 बरस किया है, करके देखा। नेता और दल के जीतने से किसी ने सवाल पूछा अभी आपने पीछे से कि पहले जिस दल में थे वहीं पर काहे नहीं ज्ञान दे दिए। बिल्कुल दिए। बिहार में 2015 में महागठबंधन बनवाए, उनको जिताने में कंधा लगाया। सिर्फ जिताया नहीं, 7 निश्चय का कार्यक्रम भी बनाया। बिहार के 60% बजट का पहले से प्रावधान भी कराया। बिहार विकास मिशन की स्थापना भी कराई। लेकिन जब हम यहाँ से चले गए तो नीतीश बाबू वो सब कुछ लेकर पलट कर चले गए दूसरे ओर, और 7 निश्चय चला गया ठंडे बस्ते में। तो हमने 10 बरस में ये देखा कि नेताओं और दलों के जीतने हारने से समाज की व्यवस्था नहीं बदलती है। इसलिए अभी दल हमने नहीं बनाया, समाज के स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। जब तक समाज नहीं सुधरेगा तब तक कोई परिवर्तन नहीं आएगा। दल का नाम चाहे जनसुराज हो, जदयू हो, टीएमसी हो, भाजपा हो। हम 5300 से ज्यादा गांव में गए हैं और हर सभा में एक ही भाषण बोलते हैं। सुनने वाला आदमी जो हमारे साथ चलता है पागल हो गया है, एक बात सुबह शाम बोलते हैं। हमारे सभा की शुरुआत में हम लोगों से पूछते हैं कि छोड़ो सारी बात, पहले ये बताओ तुम्हारे गांव पंचायत में और कुछ हो या नहीं, तुम्हारे बच्चों के पढ़ाई रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए या नहीं। 100% लोग, आज तक 100% लोगों ने हाथ उठाकर कहा। आज आपके यहाँ तरारी गए थे पेड़ों में, वहां पर भी लोगों ने कहा ना भैया ये तो होना ही चाहिए, इसमें कौन सा बड़ा बात, ये तो समझ में आइए रहा है कि पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए। फिर तुरंत उलट के उसको पता नहीं कि सामने से कौन सवाल आ रहा है। फिर उससे पूछते हैं अपने अपने बच्चों के सर पर हाथ रखकर बोलो कि आप में से किसने जीवन में एक बार भी पढ़ाई या रोजगार के लिए वोट दिया। तो आज तक 5300 गांव में एक आदमी मिला ही नहीं, और आपसे बिना हाथ उठाए हुए कह रहे हैं आपने भी नहीं दिया। आपका भी दम नहीं है कि आप कह दीजिए अपने लड़के के सर पर हाथ रखकर कि आपने रोजगार और पढ़ाई के लिए वोट दिया।
लेकिन रोजगार और पढ़ाई पर घंटा भर का लेक्चर जरूर दे सकते हैं। तो जन सुराज में हम लोग क्या प्रयास कर रहे हैं, ये जाकर नहीं कह रहे हैं कि वोट किसको देना है, ये बता रहे हैं कि वोट किस बात के लिए देना है। क्योंकि आपको भी ये भ्रम है कि हम किसको वोट देंगे, अच्छा आदमी को वोट देंगे तो काम हो जाएगा। हम आपको आंकड़े से, डाटा से, डेटा से बता रहे हैं कि आप वोट गलत से गलत आदमी को भी दे दीजिए, अगर सही कारण के लिए, जिस कारण के लिए वोट दीजिएगा वो काम आपका होगा ही होगा। आपने, हमने लालू जी के जंगल राज में, बिहार की जनता ने लालू जी को वोट दिया, जिसको लोग जंगल राज कहते हैं। लालू जी का दावा क्या है कि भाई हमने गरीब को, पिछड़ों को आवाज दिया। तो लालू जी के जंगल राज में चाहे बिहार में कुछ भी न हुआ हो, लेकिन जो गरीब, सामाजिक तौर पर गरीब और पिछड़े लोग हैं, उनको आवाज तो जरूर मिली, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। आपने मोदी जी को वोट दिया है 4 किलो अनाज के लिए 5 किलो, तो बिहार में चाहे जितना चोरी हो रहा है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज लोगों को मिल रहा है। आपने वोट दिया अयोध्या में मंदिर बनाने के लिए, तो आपके यहाँ फैक्ट्री लगे या न लगे, आपका आरा में चाहे नाली गली बने या न बने, अयोध्या में मंदिर बना है। आपने वोट दिया सिलेंडर के लिए, तो इसी बिहार में घर घर सिलेंडर का दाम 1000 हो, 1200 घर घर सिलेंडर बटा है। आपने वोट दिया जाति के नाम पर, तो जाति के नाम पर जिन लोगों ने वोट दिया पूरे बिहार में, जो आपके जाति का जीत कर गया, उसने आपके बच्चों की पढ़ाई, रोजगार की बात की या नहीं? जाति की चर्चा बिहार में घर घर हो रही है, और देश में सबसे पहले जाति की जनगणना भी यहीं पर की गई है। आपने वोट दिया मोदी जी का कहानी सुनकर कि मोदी जी गुजरात में बहुत विकास किए हैं, तो गुजरात में विकास हो रहा है, वहां पर 1 लाख करोड़ का बुलेट ट्रेन चल रहा है। आप आरा में पैसेंजर एक ट्रेन रुकवाने के लिए मरे जा रहे हैं, वहां 1 लाख करोड़ का बुलेट ट्रेन बन रहा है। और पहले बिहार के बच्चे जाते थे पंजाब हरियाणा में मजदूरी करने, आजकल जा रहे हैं गुजरात में मजदूरी करने। तो आप जरा सोच के बताइए कि आप लोगों ने किस बात पर वोट दिया है जो आपको नहीं मिला। आपने आज तक न लालू को, न नीतीश को, न मोदी को, न कांग्रेस को कभी आपने अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए वोट नहीं दिया है। और ये बात प्रामाणिक तौर पर हर गांव में जाकर हम लोग कह रहे हैं, तब लोग कहता है हाँ भैया बात तो ठीक कह रहे हैं, आज तक ये तो नहीं दिए। हम ये नहीं कहते हैं कि जन सुराज को वोट दो, हम ये कहते हैं कि वोट जिसको भी दो, जन सुराज का अभियान बस इतना ही है कि आपको ये बता रहा है कि एक बार वोट अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए दो, जिसको मन है तो उसको। और अब मैं आपको दावा कर रहा हूं, आप चाहे लालू जी को दीजिए कि मोदी को दीजिए, ये बिल्कुल होगा ही होगा। आप दे के देखिए ना भाई, आप देकर देखिए, लालू जी को देकर देखिए। लेकिन रोजगार के लिए आप वोट देते कहां? आप तो रोजगार के लिए वोट दिए नहीं। यहां बैठे हुए आरा में कितने लोग रोजगार के लिए वोट दिए हैं? फैक्ट्री चलाने के लिए। आप गांव में जो अनपढ़ है उसका बात तो छोड़ दीजिए, आप लोग जो पढ़े लिखे हैं, अभी शिक्षक लोग खड़े हुए, हर गांव में हमको शिक्षक लोग मिलता है, भैया बड़ा हम लोग का कष्ट है, बड़ा हम लोग को मदद कीजिए। इन लोग का 36 गो संघ है, 4 लाख शिक्षक है, 36 गो संघ है। इन्होंने पूछा, उसका पहले मैं जवाब दे दूं कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था के ध्वस्त होने के लिए कौन दोषी है। मैं हर इंटरव्यू में भाई साहब कहता हूं कि जो लोग कहते हैं कि खिचड़ी बंटने से बिहार में व्यवस्था खराब हो गई है, उनको इस विषय का कोई ज्ञान नहीं। जो लोग ये बताते हैं कि शिक्षकों की गुणवत्ता से स्थिति खराब हो गई है, उनको भी इसका ज्ञान नहीं। अगर खिचड़ी बांटने से शिक्षा व्यवस्था खराब हो जाती तो 8वीं क्लास से ऊपर के विद्यालय में तो खिचड़ी नहीं बट रहा है, वहां पर तो बढ़िया पढ़ाई होना चाहिए था। अगर नियोजित शिक्षकों ने शिक्षा की व्यवस्था खराब कर दी तो पटना साइंस कॉलेज, पटना कॉलेज, जैन कॉलेज में पढ़ाई क्यों नहीं हो रहा है? वहां पर तो नियोजित शिक्षक नहीं है। शिक्षा की स्थिति इसलिए खराब है, आपने हमारा काम आसान कर दिया, आपने 4 विकल्प दिए। शिक्षा की स्थिति इसलिए खराब है कि कहीं न कहीं समाज और सरकार दोनों की प्राथमिकताओं में शिक्षा है ही नहीं। गांव में आप चलिए, लोग शिकायत क्या करते हैं? हेडमास्टर साहब के यहाँ गए थे, साइकिल का पैसा हमारा न दे रहा है, देखिए ना भैया जरा आवाज उठाइए, उसको घेरिए, आप बोलिए।
आज खिचड़ी हमको पतला खिला दिया बच्चा को, उसमें कीड़ा निकल गया, पिलुआ निकल गया, अखबार में खबर छपता है कि सड़ी हुई खिचड़ी में मरी हुई छिपकली मिली। लेकिन उसी गांव में, उसी विद्यालय में गणित का शिक्षक नहीं है साल भर, तो ना गार्जियन जाकर पूछ रहा है, ना सरकार बता रही है। समाज भी ये मान लिया भैया शिक्षा नहीं चाहिए, पहले साइकिल ले लो, पोशाक ले लो, पैसा ले लो, खिचड़ी खा लो। और कहीं ना कहीं सरकार तो है ही दोषी। सरकार और समाज दोनों के लिए शिक्षण संस्थाएं सिर्फ और सिर्फ विशुद्ध तौर पर सरकारी योजनाओं को बांटने का केंद्र हो गई। जब भी जो जरूरत पड़ा है भाई शराबबंदी पर फोटो खींचो तो शिक्षक को लगा दिया, ये भाई तो ऐसा ही नहीं। अधिकारी क्या करता है, हमको अभी थोड़े दिन पहले के पाठक मिले तो बता रहे थे हमने इतना दौड़ा रहे हैं शिक्षक लोग को, कोई फायदा हो रहा है। तो बोला भैया ऐसे भी बैठा रहता है, कुछ नहीं करता है तो कम से कम दौड़ाइए रहे। ये सरकार की सोच है, ये सरकार की सोच है। गर्मी छुट्टी वाला लोग हंगामा हुआ था ना, उसी पर बोल रहा है। यहाँ पर लोग बहुत दबाव बनाया, लड़का सब जुटो मास्टर लोग बेहोश करा करा के फोटो डालने लगा कि सब लड़का बेहोश हो रहा है। तो मान गए, सरकार को बहुत दबाव बना तो मान गए, लेकिन कहे कि लड़का आए चाहे नहीं गुरुजी लोग को आना पड़ेगा। बोला कि तो ऐसे भी घर बैठा रहता है। सरकार ने भी मान लिया है कि 4 लाख लोग हैं, सबको पैसा दे रहे हैं, पढ़ा तो रहा नहीं है, तो चलो इनसे सुलभ शौचालय का ही काम कराया। कभी वोटर लिस्ट बनवा रहा, कभी स्वच्छता करवा रहा है। ये बहुत गंभीर विषय है, क्योंकि बिहार जैसे राज्य में गरीबी से निकलने का एक जो मुख्य रास्ता था पढ़ाई, ये शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त होने से वो खत्म हो गया। मैं अक्सर कहता हूं कि नीतीश कुमार के राज का, इस शासनकाल का जब इतिहास लिखा जाएगा तो एक पढ़े लिखे व्यक्ति के नेतृत्व में उसके शासनकाल में बिहार की शिक्षा व्यवस्था के ध्वस्त होने को सबसे बड़ा काला अध्याय बताया जाएगा। क्यों? अगर कल अच्छी सरकार आ जाए, सड़क टूटी हुई है वो बन जाएगा, खेत में नहर से पानी नहीं आ रहा है उसको सुधार दिया जाएगा, अगर भ्रष्टाचार है वो सुधारा जा सकता है। लेकिन जो 2-3 पीढ़ियां इस ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था से पढ़कर निकल गई, अब कल अच्छी व्यवस्था आ भी जाए तो भी उनका जीवन अब सुधरने वाला नहीं। ये बहुत बड़ा इन लोगों ने समाज के लिए गलत काम कर दिया। जब तक इस पर समाज में चेतना नहीं जगेगी तब तक ये होगा नहीं। जिन सज्जन ने ये कहा कि अब तो आप जा रहे हैं चुनाव की ओर, तो मेरे भाई हम कहीं नहीं जा रहे। हम पिछले 2 बरस से भी पैदल चल रहे थे, और 2 तारीख को जब दल बन जाएगा उसके बाद भी हम पैदल ही चलते हुए आपको दिखेंगे। हम उस दल के नेता नहीं बन रहे हैं, उस पर भी बड़ा विरोधाभास है। लोग आकर कहता है भैया आप नहीं रहिएगा तो हम लोग तो आप ही के भरोसे जनसुराज में जुड़ रहे हैं, तो फिर बंदरबाट हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है। बिहार में काबिल लोगों की कमी नहीं है, बहुत तेरे काबिल लोग हैं। जरूरत इस बात की है कि उनको जगाकर समझाकर एक साथ लाया जाए। हमारी भूमिका क्या है? हमारी भूमिका बस उस कुम्हार की है जिसको बढ़िया मिट्टी और चाक मिल जाए, थोड़ा सा हम सहारा दें, आप अपने आप बढ़िया घड़ा बन जाइएगा। अगर आप मान लीजिए डॉक्टर है, ये लोग बैठा हुआ है, शिक्षक हैं, आप सोचते हैं भैया हमको राजनीति करना है, नौकरी छोड़कर करेंगे, एकदम मन बना लिया बिहार को सुधारने के लिए, समाज का एकदम भावना जग गई, घरे गए, पत्नी ने घेर लिया, अरे ये सब क्या कर रहे हो, 2 बच्चा है, बेटी का शादी करना है, सब कहाँ जा रहे हो भाई? पहले ये सब अभी जिम्मेवारी घर का है, तुम अभी छोटा तो मुंह दर चलोगे, आपका मन डगमगा जाएगा। लेकिन आप ही जाकर फिर कहिएगा कि एक प्रशांत किशोर हमको बोले हैं कि हम लड़के विधायक हो सकते हैं, तो पत्नी भी कहे अच्छा चलो प्रशांत किशोर को आ रहे तो लड़के देखो। हमारी उतनी ही भूमिका, आप आइएगा अपनी ताकत से, जीतिएगा अपनी ताकत से, लेकिन जो 25-30 साल से आपके मन में ये डर बैठा दिया गया है कि कोई सज्जन सही व्यक्ति राजनीति नहीं कर सकता है, उस डर को खत्म करने में हम आपको विश्वास जगाने में मदद कर रहे हैं कि आइए, डरिए मत। देखिए यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं, सारे लोगों के मन में 3 बात है। बात तो बढ़िया कह रहे हैं, होना तो चाहिए, लेकिन जाति से कैसे निपटेंगे,
बिहार में तो बाहुबल बहुत है, राजनीति करना है तो उन्होंने पूछा भैया पैसा बहुत लगता है। ये 3 सबसे बड़े मिथ हैं जो इसको दिमाग से हटा दीजिए। पहला ले लीजिए पैसा। आपको लगता है पैसा नहीं रहेगा तो राजनीति कैसे होगा? मेरे भाई जरा सा ध्यान से सोचिए, समाज ने जब जिस व्यक्ति को नेता बनाया, तो चाहे लालू जी है, नीतीश हो, ममता हो, मुलायम सिंह हो, काशीराम हो, जिसको भी आप नेता मानते हैं, जरा दिमाग पर जोर देकर याद कीजिए, जब समाज ने उनको नेता बनाया तो वो कितने बड़े बाप के बेटे थे। लालू जी टाटा बिरला के लड़के नहीं थे, ममता जी के पास सैकड़ों करोड़ रुपया नहीं था, नीतीश जी कोई धन्ना सेठ के लड़के नहीं थे। नेता बनने के बाद आप पैसा कमा सकते हैं, वो अलग बात है, लेकिन समाज ने पैसे के आधार पर उनको नेता नहीं बनाया है। पैसा जो है वो पेट्रोल के जैसा, अगर गाड़ी है तो पेट्रोल लगेगा, ज्यादा बढ़िया ज्यादा रहेगा पेट्रोल तो ज्यादा दूर चलिएगा, कम पेट्रोल रहेगा तो कम दूर चलिएगा। लेकिन अगर आपके पास गाड़ी ही ना हो और हम आपको एक कनस्तर भर के, एक रूम भर के दे दे तेल, तो उस कनस्तर पर बैठकर कहां जाइएगा? अगर समाज में आपके लिए सपोर्ट है, आपके विचार के लिए, आपके प्रयास के लिए, आपके पराक्रम के लिए, आपके चेतना से जुड़कर अगर लोगों को उस पर विश्वास है, तो समाज कहीं ना कहीं से आपके लिए धन का, पैसे का जुगाड़ कर देता है। बोलचाल की भाषा में समझिए, वोट है तो नोट का जुगाड़ हो जाएगा। नोट से वोट का गारंटी नहीं है। भाजपा देश की सबसे धनी पार्टी है। क्यों है? इसलिए नहीं है कि वो धनी है इसलिए देश की बड़ी पार्टी है, वो देश में सबसे ज्यादा वोट उनके पास है इसलिए उनको पैसा भी ज्यादा मिल रहा है। अंबानी के पास भाजपा से 100 गुना ज्यादा पैसा है, लेकिन उनको 20 करोड़ वोट नहीं मिल सकता है। तो इस बात को दिमाग से हटा दीजिए कि पैसा नहीं रहेगा तो चुनाव राजनीति नहीं हो सकती है। पैसा रहेगा तो निश्चित तौर पर आपको काम करने में सुविधा है। आपको किराना का दुकान भी खोलना है, पैसा है तो तुरंत खोल लीजिएगा। पैसा नहीं है तो शायद आपको पहले रेडी पट्टी लगाना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर क्षमता है तो खोल तो जरूर लीजिएगा। दूसरा जो भ्रम है लोगों को कि भैया बिहार में बाहुबल बहुत है, यहाँ जो मुखिया भी बनता है कहता है भैया बड़ा खतरा है हम पर, 2-4 को गनमैन लेकर न चलेंगे, बड़ा खतरा है। इस चीज को तोड़ने के लिए मैं 2 साल से पैदल चल रहा हूं। इतनी बड़ी व्यवस्था है, हजारों लोग मेरे साथ काम करते हैं, लेकिन मेरे साथ एक भी सिपाही नहीं चलता। इस पूरी व्यवस्था में मेरे इर्द गिर्द कभी आपने कोई सुरक्षा नहीं देखी होगी। मुखिया सरपंच प्रमुख डर रहा है, हम तो मोदी लालू नीतीश को चुनौती दे रहे हैं, कहां कोई मार रहा? अभी तक हमको कुत्ता भी नहीं काटा है, कुत्ता भी नहीं काटा है। गांव में ही रहते हैं, सड़े में ही सोते हैं। 2 साल हो गया, किसी ने मारा नहीं, किसी ने गाली नहीं दी, किसी ने पत्थर नहीं फेंका, किसी ने डराया नहीं। अगर नेता बनना है, समाज का अगुवा होना है, तो 3 गो चीज जरूर चाहिए। एक, आप इंटेलिजेंट, तो बुद्धि तो आपके पास होना ही चाहिए, समझदार होने चाहिए। बुद्धि नहीं रहेगा तो समाज का अगुवा कैसे बनिएगा? दूसरा, कैरेक्टर, चरित्र होना चाहिए, अच्छा हो खराब हो कुछ न कुछ चरित्र होना चाहिए। और तीसरा, साहस होना चाहिए। अब मजे की बात अब सुनिए, अगर आप बुद्धि से हीन हैं तो भी आप नेता हो सकते हैं। अगल बगल सब बुद्धिमान लोगों को सलाहकार बना लीजिएगा तो काम चल जाएगा। चरित्र अगर आपका खराब है तो भी काम चल जाएगा। अगर सामने वाले का चरित्र आपसे ज्यादा खराब है तो आपका चरित्र उससे उसके मुकाबले थोड़ा अच्छा दिखने लगेगा। एक ही चीज है जिसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, वो है जिगर, ताकत। अगर साहस नहीं है तो समाज के अगुआ नहीं बन सकते। वो कहीं उसका आउटसोर्सिंग नहीं है, वो तो आपको अंदर पैदा करना पड़ेगा। तो आप अपनी बुजदिली को, अपने कायरता को जबरदस्ती का बता रहे हैं कि भैया कोई बिहार में बाहुबल नहीं रहेगा तो चुनाव कैसे लड़ेंगे, पैसा नहीं रहेगा तो चुनाव कैसे लड़ेंगे। अब ये सबसे पार पा लीजिएगा तो एक सवाल जो बिहार में हर आदमी
एकदम उसके मन में उद्वेलित है। ए भैया जाति से कैसे निपटिएगा? सवाल का जवाब देते देते 2 बरस से थक गए। हमारे वोकल कॉर्ड में गांठ पड़ गया, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा। आपको भी प्रयास करके देखते हैं। सब अभी अभिमान के जाके ना भी बात ठीक है, फिर जाके बात करेंगे बात तो ठीक है, लेकिन फोटवा तो जातीय पर पड़ेगा। मेरे भाई, जिसको जिसको लगता है कि बिहार में जाति पर वोट पड़ता है, आपको 2-4 एग्जाम्पल देकर बताएंगे। 1984 में बिहार में पूरे राज्य। और हेलो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि प्रशांत किशोर जी का मीटिंग आरा जिला में था। लगभग 4 मीटिंग था और काफ़ी रात हो गया, और ये लास्ट मीटिंग जो आप देख रहे हैं वो लास्ट मीटिंग था। और प्रशांत किशोर जी अपनी बातों को, जन स्वराज की बातों को, बिहार को कैसे बेहतर बनाया जाए, आरा डिस्ट्रिक्ट में कौन अलग अलग पंचायतों का, अलग अलग ब्लॉक का, उसको ब्लूप्रिंट के माध्यम से बताने का प्रयास किए कि इसको कैसे विकास किया जा सकता है, आरा डिस्ट्रिक्ट को कैसे बेहतर किया जा सकता है। इसको हम लोग भोजपुर भी बोलते हैं, आरा से सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। और मैं आपको बता दूं कि ये काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी उत्साह लोग हैं और काफ़ी लोग आए हुए थे। कम से कम आज लगभग 10,000 से ज़्यादा लोगों से बात हुआ प्रशांत जी के साथ। आरा डिस्ट्रिक्ट के कोने कोने से लोग आए हुए हैं और आपके वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। और फिर हम लोग कल कैमूर में जाएंगे। हमारे वीडियो को देखिए ज़्यादा से ज़्यादा, और प्रशांत जी का डेली का अपडेट देते रहूँगा, क्योंकि अब मैं थोड़ा देते रहूँगा। हेलो दोस्तों, मैं कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा। काफ़ी उम्मीद करते हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर, और काफ़ी मैं पहली बार आरा डिस्ट्रिक्ट आया, बहुत प्यार मिला, सम्मान मिला। हमारे पदयात्री भी हमारे साथ में चले थे और वो भी मिले, वो भी बहुत मेहनत किए और जन स्वराज को फैलाने में, जन स्वराज की बातों को हर घर पहुंचाने में काफ़ी मदद किए। उनके लिए हमारे दिल से सलाम। जैसे पंचम भैया हो गए, राकेश भैया हो गए, चंदन भैया हो गए, प्रदुमन भैया हो गए, ऐसे हमारे पदयात्री मिले और सारे भी पदयात्री हमारे हैं, और उनके लिए भी दिल से सलाम। हमें वीडियो के कमेंट माध्यम से बताएगा ये वीडियो कैसा लगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। कैमूर को आपको दिखाएंगे, काफ़ी अच्छा लगेगा। वहाँ पर भी 4 से 5 मीटिंग है और समय बहुत कम हो रहा है और चुनाव का समय जल्दी से आ रहा है और पूरी ज़ोर शोर से प्रशांत किशोर जी लगे हुए हैं। और हमें कमेंट करके वीडियो के माध्यम से बताइएगा कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।